ओके, सो ये जो लेसन है आपका हेरिडिटी एंड वेरिएशन रिलेटेड विद बोथ स्टेट एंड सीबीएसई दोनों का एक कंबाइन है, सिर्फ थोड़ा सा टॉपिक आप लोगों का चेंज है यहाँ पे। तो जो टॉपिक चेंज रहेगा वो भी आपके नॉलेज के लिए रहेगा। यहाँ पे इसमें जब भी एक वर्ड आता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी मीन्स व्हाट इज मीन बाय हेरिडिटी? Transfer of characters from one generation to the next generation. Don't shout. Transfer of characters from one generation to next generation. It is called as heredity. And what is meant by variation? Variation means changes, dissimilarity or differences. Okay, remember, variation means changes और डिसिमिलरिटी और वेरिएशंस। अब आप लोगों को पता है यहाँ पे कि आपकी जो ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन है या फिर पेरेंट्स की जनरेशन या आपकी जनरेशन, इन सब जनरेशन में कुछ ना कुछ चेंज है। आप लोग इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। वाई? ग्रैंड पेरेंट्स आपके ये थे, वो पेरेंट्स है और दिस इज यूअर जनरेशन। ये क्लियरली अगर कोई नया कोई न्यू कैंडिडेट अगर देख लेता है वो पहचान लेगा कि आपकी जनरेशन कौन सी है। थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन इज ऑफ यूअर पेरेंट्स एंड फर्स्ट जनरेशन इज ऑफ यूअर ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन आती है वहाँ से कुछ जीन्स जो होते हैं या फिर कुछ कैरेक्टर्स एज इट इज़ जो न्यू जनरेशन रहेगी या फिर आपकी पेरेंट्स की जनरेशन रहेगी वहाँ पे जाएंगे और कुछ कैरेक्टर्स आपकी जनरेशन में एज इट इज़ आने वाले हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू यूअर जनरेशन। ओके, सो यहाँ पे जो हम लोग देखने जा रहे हैं सिर्फ वेरिएशन नहीं कि इसमें सिमिलरिटीज भी कौन से हैं। सिमिलरिटीज आते हैं जब भी आपको पता है कि डीएनए टेस्ट होता है किसी केस में, क्रिमिनल केस में। ओके, सो उस केस में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए टेस्ट होता है। डीएनए टेस्ट क्यों होता है कि दैट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम ग्रैंडफादर टू फादर एंड फादर टू यूअर जनरेशन। ओके, ये हो गई सिमिलरिटीज किसी टेस्ट के लिए। लेकिन वेरिएशंस कब आते हैं कि कुछ जेनेटिक कैरेक्टर्स चेंज हो चुके हैं वहाँ पे। ओके, हाइट कैरेक्टर एज इट इज आएगा, स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर एज इट इज, कुछ कैरेक्टर्स एज इट इज ट्रांसफर होते हैं बट देयर इज डिफरेंस इन सम जेनेटिक कैरेक्टर्स, इट इज कॉल्ड एज वेरिएशंस। ओके, हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एज इट इज हो रहे हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स, लेकिन वहाँ पे वेरिएशंस भी है साथ में। तो जब भी आप कभी भी हेरिडिटी की स्टडी करोगे यहाँ पे, तो सिर्फ हेरिडिटी नहीं, वहाँ पे साथ में आएगा वेरिएशंस। वेरिएशंस यानी हम लोग हर जनरेशन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन ऑफ आवर फैमिली। ओके, इसका मतलब वहाँ पे वेरिएशंस है, चेंजेस है। और इस वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। जेनेटिक मेकअप कैसा है बॉडी का? बॉडी में जो डीएनए है उस डीएनए में कौन सा जेनेटिक मटेरियल एज इट इज ट्रांसफर हो रहा है या फिर न्यू जनरेशन में उसके वेरिएशंस आ रहे हैं। तो डीएनए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला जब भी हम लोग हेरिडिटी की यहाँ पे पढ़ाई करेंगे तो सबसे पहला हम लोगों का रोल रहेगा दैट इज द स्टडी ऑफ डीएनए एंड उसके साथ आएगा आप लोगों का आरएनए। ओके, सो डीएनए और आरएनए, यहाँ पे ये दो वर्ड्स आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे। ओके, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए मीन्स राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, सो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने तैयार किया, याद है आपको? गुड। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए इज मेड बाय वाटसन एंड क्रिक, दो साइंटिस्ट थे वहां पे। ओके, वाटसन एंड क्रिक। अब यहाँ
पे ये जो दो साइंटिस्ट है, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल तैयार किया, जस्ट लाइक दिस वन. ओके, पता है डीएनए का मॉडल? अभी मैंने तो यहाँ पे रफ डायग्राम ड्रॉ करी है. ओके, उसके बाद थोड़ा सा जब भी डिटेल में जाएंगे तो तब देखेंगे उसमें क्या होता है. डीएनए का लॉन्ग फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पे आरएनए, इसका लॉन्ग फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड. इट मीन्स हमारी बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है वहां पे न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ टू टाइप्स. बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लिक एसिड टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज द डीएनए एंड सेकंड वन इज द आरएनए. डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज द राइबोज न्यूक्लिक एसिड. ओके, अब डीएनए का आपको तो पता है कि मॉडल वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक. इट इज कॉल्ड एज डबल हेलिक्स मॉडल. ओके, सो डबल हेलिक्स मॉडल जो है यहाँ पे इसको हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर भी बोला गया है. आपने देखा होगा इन केस ऑफ गर्ल्स जो हेयर पिन यूज करती है ना, वो ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसका, और हेलिकल स्ट्रक्चर है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डबल हेलिक्स मॉडल. अब डीएनए के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? डीएनए इज मेड अप ऑफ, बोलो. अब आंसर रॉन्ग भी आता है तो मुझे चलेगा, क्योंकि ये हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी तरफ से आंसर रॉन्ग आए, फिर उस पर डिस्कशन हो, फिर राइट आंसर क्या है वो हम लोगों को पता चलेगा यहाँ पे. गुड. न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, डीएनए जो है इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स है इसमें. सो न्यूक्लियोटाइड्स है और उसके साथ रहेगा नाइट्रोजन बेसिस फॉस्फेट ग्रुप. सुना है कभी नाइट्रोजन बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे डीएनए में? नाइट्रोजन बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप. सो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स ये भी स्टडी करना है इस लेसन में. ओके, इसके पहले हम लोगों को पता होना चाहिए विच आर द बेसिक नाइट्रोजन बेसिस फाउंड इन डीएनए. ACGT. What is the long form of ACGT? Adenine, cytosine, guanine, thymine. This is the nitrogen base of DNA. And what is the nitrogen base of RNA? Good. ACGU. At the place of thymine, there is the uracil. अब यहाँ पे जो आप लोग इस लेसन में स्टडी करने जा रहे हो उसमें आपको और डिटेल जानना है. ये तो पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपकी तरफ से निकाल लिया. क्या आपको कितना पता था? साइंटिस्ट के नाम पता है, या फिर उसके टाइप्स पता है, या फिर उसके कंस्टिट्यूएंट्स पता है? ये सब मुझे आपकी तरफ से जानना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस आपको पूछे. अब यहाँ इसके बाद ये सब अप टू 9th स्टैंडर्ड तक हो चुका है. इसके बाद जो हेरिडिटी हम लोग लेने वाले हैं या फिर जो इवोल्यूशन जाएंगे तो वहाँ पे उसमें डिटेल जाना है डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर. तो मैं थोड़ा सा एक बताती हूँ कि लेसन में क्या क्या लेने वाले हैं हम लोग, थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ उसके बारे में. ओके, सो यहाँ पे आरएनए इज ऑफ 3 टाइप्स. डू यू नो दैट 3 टाइप्स? गुड गुड. In short, it is called as mRNA, tRNA and rRNA. भाई अभी लेसन स्टार्ट होना ही है, ये तो लेसन का इंट्रो चल रहा है. हमारा ऐसे ही होता है, इंट्रो ज़्यादा लंबा होता है, भले ही फिर जितना ज़्यादा इंट्रो चलेगा उसके बाद लेसन में क्या है वो आइडिया आपको आ जाएगी. ठीक है, फिर तब जाके आगे जाके अगर लेसन में आरएनए आया तो आप ये नहीं बोलोगे मैडम ये तो मैंने पहली बार सुना था.
नाम अभी पहली बार मैं सुन रही हूँ या फिर सुन रहा हूँ. ओके, सो इसके लिए इंट्रो में ये नाम डालना जरूरी था. सो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमआरएनए? टू कैरी मैसेज. ओके, मैसेंजर आरएनए. टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए एंड आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए. अब यहां पे देखो, आपको किसी को इंपॉर्टेंट मैसेज सेंड करना है. ओके, सो सबसे पहले आप वो मैसेज टाइप करोगे. उसके लिए आप कुछ अल्फाबेट्स डिसाइड करोगे, आइदर कैपिटल लेटर्स या फिर स्मॉल लेटर्स या फिर उसमें कुछ सिंबल्स या फिर कुछ स्माइलीज वगैरह जो भी आप लोग ऐड करना चाहते हो वो आप कर सकते हो. ओके, ठीक है. तो मैसेज आप सबसे पहले प्रोड्यूस करते हो, तैयार करते हो मैसेज, और फिर उसको टेस्ट करते हो या फिर उस पर एनालिसिस करते हो कि भाई मैंने जो टाइप किया है वो राइट है या फिर रॉन्ग है. इज इट राइट और रॉन्ग? तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर वो मैसेज मुझे राइट लगता है तो फिर मैं क्या करती हूँ कि उस मैसेज को सेंड कर देती हूँ. इट मीन्स ट्रांसफर करती हूँ अप टू जो नेक्स्ट पर्सन, ही और शी, किसी को मुझे भेजना है. ओके, सो यहाँ पे जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, पहले तो मैंने मैसेज टाइप किया, मैसेज मैंने तैयार किया है, और फिर वो मैसेज मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, और वो ट्रांसफर होने के बाद वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आएगा राइबोसोमल आरएनए का. अब यहाँ पे देखो, आप लोगों ने जो भी मैसेज टाइप किया है वो मैसेज टाइप करने के लिए आपने कुछ अल्फाबेट्स यूज किए हैं. ओके, सो अगर ये मैसेज मैं जेनेटिक मैसेज ट्रांसफर करूंगी यहाँ पे आरएनए तक, तो फिर मैं वहां पे एक कोड यूज करने वाली हूं. ओके, और जो कोड मेरे पास है वो कोड रहेगा 3 वर्ड्स का, या फिर उसमें रहेंगे 3 नाइट्रोजन बेसेस. कोई भी 3 नाइट्रोजन बेसेस आप ले लो और उसका आप लोग कोड तैयार करो. ओके, वो कोड जो है नेक्स्ट जनरेशन में उसका जेनेटिक मटेरियल या फिर जेनेटिक मेकअप एज इट इज ट्रांसफर करना है या नहीं, वो डिसाइड करेगा. अब यहाँ पे जो मैसेज आपने टाइप किया, आप आगे वाले को सेंड कर रहे हो, इसका मतलब मोबाइल के जो वेव्स है वो मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं. इट इज कॉल्ड एज टीआरएनए. और फिर आगे जाके उस पे जो वर्क होगा वो होगा आरआरएनए का. अब यहां पे मैंने आपको बोला है कि नाइट्रोजन बेसिस तो हमारे पास 4 टाइप के हैं. इन केस ऑफ डीएनए भी 4 है और आरएनए भी 4 है. सिर्फ डीएनए में एट द प्लेस ऑफ थाइमाइन आप लोग यूरासिल लेते हो. ओके, सो अगर मुझे कोड तैयार करना है तो मैंने क्या बोला, यहां पे मैं 4 में से 3 वर्ड्स यूज करने वाली हूं. सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे कोड तैयार किया है, ये वाले कोई भी 3 वर्ड्स ले लो, CGT. ओके, फ्रॉम डीएनए. पहले हम लोग डीएनए का स्टडी करेंगे, उसके बाद जाएंगे आरएनए पे, क्योंकि आरएनए बहुत डिटेल जानने वाला है. डीएनए थोड़ा शॉर्ट है, डबल हेलिकल मॉडल है, उसके बाद कुछ भी नहीं है डीएनए में. ओके, सो यहाँ पे ये जो 3 कोड मैंने तैयार किए, 3 नाइट्रोजन बेसिस का एक कोड तैयार किया है, अगर आगे जाके जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उस नेक्स्ट जनरेशन की जब भी डीएनए टेस्ट होती है तो उसमें ये कोड एज इट इज है क्या, इसका टेस्ट किया जाता है. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ कोड इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन. इट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन. यहाँ पे 3 नाइट्रोजन बेसिस मैंने यूज किए और उसमें जाके फिर मैंने यहाँ पे ये जो है नेक्स्ट जनरेशन में मुझे टेस्ट करना है, यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिपलेट नहीं होता, ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं. और दूसरा और एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको इसमें आई होंगी आपके लेसन में, वो मैं आपको बताती हूँ. दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस. protein synthesis. Synthesis means
कैसे प्रोड्यूस होता है और उसका यूज कहाँ पे होता है, क्या फंक्शन है उसका। सिर्फ प्रोड्यूस करना बॉडी में वही फंक्शन नहीं है, उसके बाद उसका यूज कहाँ पे, स्पेशली इन दोनों के बीच में डीएनए और आरएनए में प्रोटीन सिंथेसिस का रोल कौन सा है, ये हम लोग जानने वाले हैं। ओके, यहाँ पे जो आपके इसमें और 3 टर्म्स नए आए हैं जो शायद पता नहीं सीबीएसई के इसमें दिए होंगे, लेकिन स्टेट में तो दिए हैं। 3 नए टर्म्स दिए हैं। एक दिया है पहला वाला, फर्स्ट वन इज द ट्रांसलोकेशन, देन ट्रांसक्रिप्शन एंड नेक्स्ट वन इज द ट्रांसलेशन। देखो, अब यहाँ पे मैंने 3 टर्म्स नए लाए हैं। मैंने पहले ही बोला है कि सबसे पहले लेसन का इंट्रो होगा, क्योंकि हम लोगों को भी मैच होना है, फ्रीक्वेंसी हम लोगों की मैच होनी चाहिए और लेसन का इंट्रो भी चलना चाहिए साथ में। ओके, उसके बाद हम लोगों का लेसन स्टार्ट होने वाला है। सो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन। ओके, एक स्टूडेंट यहाँ पे बैठा है फर्स्ट बेंच पे। अगर मुझे लगता है कि भाई ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लेक्चर में, तो फिर मैं इसको उठा के लास्ट बेंच पे उठाऊंगी और लास्ट वाला जो स्टूडेंट है दैट कम ऑन फर्स्ट बेंच। इट मीन्स मैंने क्या किया, इसका स्टूडेंट का लोकेशन चेंज कर दिया, ट्रांसलोकेशन, उसका पोजीशन ही चेंज कर दिया। ओके, सो ट्रांसलोकेशन ये वाली टर्म देखनी है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स, ये 3 टर्म्स सुने आपने, कहाँ सुने हैं? अच्छा, लेसन में पहली बार आए, इसीलिए मैंने बोला था कि इंट्रो में ये टर्म्स लेंगे। इसके बाद ऐसा ना हो लेसन स्टार्ट होगा तब मैडम हमने ये सुने ही नहीं थे। अब आपको पता चलेगा कि हाँ मैडम आपने इंट्रो में बताया था। ओके, सो यहाँ पे ये 3 टर्म्स हमको जाने डिटेल में, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अब लोकेशन का तो मीनिंग आ गया, बाद में जो 2 बचे हैं वो एज ए क्यूरियोसिटी आपके लिए सिलेबस के साथ स्टार्ट कर देंगे। पहला तो पता है लोकेशन चेंज हो गया भाई, किसका तो भी लोकेशन चेंज होने वाला है, जेनेटिक मटेरियल किसका तो भी चेंज होने वाला है डीएनए और आरएनए में। सो इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एज इट इज ट्रांसफर नहीं होता। डेफिनेटली उसमें सिमिलरिटीज या वेरिएशंस तो आते ही हैं, लेकिन वहां पे जो डीएनए में जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? 46. ओके, 22 क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज, गुड, 22 क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। And last one pair is called as sex chromosome. So यहाँ पे in case of male and female ये वाली पेयर डिफरेंट होती है। In case of male it is XY and in case of female it is XX. अब यहाँ पे हम लोग जो सारे बैठे हुए हैं डेफिनेटली सब लोग नॉर्मल है। इसका मतलब सब लोगों की बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम है। इस साइड वाले में XY होगा, इस साइड वाले में XX होगा। ओके, सो अगर वहां पे जेनेटिक मटेरियल में कुछ गड़बड़ होती है, वो जो मैंने मैसेज बोला था, जो कोड मैंने तैयार किया था, वो कोड एज इट इज अगर मैसेज ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वो मैसेज ट्रांसफर करते टाइम अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वहां पे डेफिनेटली जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है। और जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है, इसका मतलब वहां पे जो क्रोमोसोम्स है वो टोटल चाहिए हमें 46, उसकी जगह या तो 45 आएंगे या फिर जाएंगे 47। And it is called as chromosomal disorder or mutation. ओके, ये टर्म भी हमको इस लेसन में देखनी है। तो यहाँ पे ये जो डिसऑर्डर्स आते हैं या फिर ये म्यूटेशंस आते हैं, ये किसकी वजह से आते हैं? हम लोगों का इसमें कुछ भी रोल नहीं है। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ही वैसे तैयार होके आया है ऊपर से,
क्योंकि उसमें कुछ जो कोडॉन, जो ट्रिपलेट कोडॉन मैसेज ट्रांसफर करता है, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो गया है, इसकी वजह से क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो चुके हैं, सो इट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। ओके, सो ये टर्म भी हम लोगों को यहाँ पे डिटेल जानिए, म्यूटेशन। और एक वर्ड आया आपके लेसन में, मैंने शायद लिखा नहीं यहाँ पे, ओके, दैट इज द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, ओके, सो व्हाट इज मीन बाय इवोल्यूशन? देखो, मैंने सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट बोला था जब भी हमने ये स्टार्ट किया इंट्रो, कि ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और आपकी जनरेशन, इन सब में जो वेरिएशंस है, लेसन का नाम ही वही है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इन सब में वेरिएशंस है। तो ये जो वेरिएशंस है यहाँ पे, ये वेरिएशंस जो आ रहे हैं, इसकी वजह से न्यू जनरेशन वहाँ पे डेवलप हो रही। तो न्यू जनरेशन जो डेवलप हो रही है वहां पे, सो डेफिनेटली न्यू जनरेशन में कुछ ना कुछ नए चेंजेस हो चुके हैं वहां पे, सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस। ओके, तो वहां पे जो न्यू जनरेशन, जब भी आप कोई भी न्यू जनरेशन किसी फैमिली की देखोगे, तब वहां पे आपको ये पता चलेगा कि सम कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स एज इट इज, बट देयर इज सम डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। इवोल्यूशन, इसका मतलब कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि वहां पे उस स्पीसीज में प्रोग्रेस हो रही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है। देखो, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वैसे हम लोग तो आज एज इट इज नहीं रहे, इसके पीछे सबसे बड़ी अगर टर्म कोई है, दैट इज द इवोल्यूशन। अब क्या हुआ कि उन लोगों में क्या था कि हंटिंग करते थे, उनको कुकिंग, उनका ब्रेन वेल डेवलप नहीं था, एग्रीकल्चर का उनको नॉलेज नहीं था, तो फिर वहां पे हंटिंग करने के बाद वो फूड एज इट इज बॉडी में लेते थे। इसके लिए उनका जो माउथ है, उसमें जो टीथ का स्ट्रक्चर था, उसमें प्रेजेंट है विजडम टीथ। डिस्टर्ब, विजडम टीथ, इट मीन्स हम लोगों में आज भी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी हंटिंग करके एज इट इज जाएंगे जंगल में रहने के लिए। चलो भाई, हमारे तो एंसेस्टर्स करते थे, हम लोगों ने किया तो क्या हुआ? अरे डाइजेस्टिव सिस्टम भी इवोल्यूशन हो चुका है, उसका पूरी बॉडी इवोल्यूशन हो चुके हैं। ओके, विजडम टीथ आप बोलोगे मैडम है तो चलो फॉरेस्ट में, नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है पता है क्या, कि यहाँ पे ये जो विजडम टीथ है ना, अभी हमारी बॉडी में जो है, हमारे माउथ में जो विजडम साइड वाले जो दो होते हैं, नुकीले है साइड वाले दो, इट इज कॉल्ड एज विजडम टीथ। हमारे एंसेस्टर्स में ये थे क्योंकि वो फ्लेश खाते थे डायरेक्टली विदाउट कुकिंग प्रोसेस। अब हम लोगों में ये नहीं है, हमारा ब्रेन जो है वेल डेवलप हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे कुकिंग प्रोसेस है, तो उसका कुछ काम ही नहीं रहा, लेकिन प्रेजेंट है एज इट इज। इसका मतलब इट इज द इंडिकेशन ऑफ एंसेस्टर और इट इज द इंडिकेशन ऑफ इवोल्यूशन। ओके, इसके बाद और एक जो है आपकी बॉडी में होगा वेस्टिजियल ऑर्गन। गुड, इट इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स। Do you know excretory system? Yes. Tell me the name of organs. गुड गुड, इसका मतलब बेसिक नॉलेज आप लोगों को पहले से मिल चुका है, सारे सिस्टम्स के ऑर्गन पता है। ओके, सो यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वहाँ पे जो, अब हम लोग बोलते हैं इसको पूरा सिस्टम, तो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूंगी, सिर्फ इन शॉर्ट बताऊंगी क्योंकि ये लेसन में आगे आने वाला है। ओके, सो यहाँ पे ये जो पूरी सिस्टम है आपकी बॉडी की, एक्सक्रीटरी सिस्टम,
ओके, अब यहाँ से जो होता है वेस्ट मटेरियल जो होता है वो रिलीज होता है, आइदर फीकल मैटर और यूरिन पास होता है. ओके, सो यहाँ पे जो ओपनिंग होती है इट इज कॉल्ड एज एनस. ओके, सो अपेंडिक्स जो आप लोगों ने बोला है इट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनमें क्या था, उनमें थी टेल. उनको ये नॉलेज नहीं था कि हट तैयार करनी है, कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग करना है और उसमें रहना है. तो वो खुद के प्रोटेक्शन के लिए उनमें क्या था कि वो आर्बोरियल थे. आर्बोरियल हैबिटेट मीन्स लिविंग ऑन द ट्रीज. ओके, सो उनमें टेल थी. फिर क्या हुआ कि उनको इस बात का नॉलेज हुआ कि हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, हट तैयार करनी चाहिए, पेड़ के पत्ते तोड़ के लाओ, ये करो वो करो, उसका एक छोटा सा हट तैयार करो और उसमें रहो. फिर उसमें रहने के बाद उनका प्रोटेक्शन हो गया, तो कोई उन पे अटैक नहीं करता था. और फिर उनको ट्री पे भी आर्बोरियल हैबिटेट जो थी उनकी, वो उनकी अवॉइड होते गई. फिर बाद में फिर उनको नॉलेज आ गया और अभी देखो लोग कहाँ पे रहते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स. ओके, सो अभी की जो केस में है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग चल रहा है, यहाँ पे लोग रहते हैं. तो ये जो थी टेल रीजन जो था वो ऑटोमेटिकली डिटैच हो चुका है, डिसअपियर बोलते हैं इसको. तो डिटैच हो चुका है, तो यहाँ पे जो है ये वाला अपेंडिक्स जो है वो एज इट इज रहेगा. उसका इंडिकेशन है, लेकिन टेल का जो रीजन है वो डिटैच हो चुका है वहां पे. तो फिर वो यहाँ पे एज इट इज है. अगर इन केस किसी पर्सन में ड्यू टू द बैड लाइफस्टाइल, ओके, सो ये जो अपेंडिक्स होता है इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है ड्यू टू बैड हैबिट्स, बैड लाइफस्टाइल, जो आपका जंक फूड खाना, नो एनी एक्सरसाइज, नो एनी एक्सर्शंस. ओके, और जो आपका जो रात को कम सोते हैं आप लोग, एनोरेक्सिया वगैरह उसको बोलते हैं. ये सब बातें जो होती है इसकी वजह से जो बॉडी में होते हैं. अभी जो आप लोग यंग टीनेजर्स फेज में हो, ओके, टीनेजर्स फेज में कैसे होती है कि बॉडी में जनरली कोई डिसीज डेवलप नहीं होता, और कुछ हो भी जाए तो हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाएगा, वो भी रिकवर हो जाता है 15 दिन 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, लेकिन जब भी आपका एज बढ़ता है, आपका एज जब भी बढ़ता है तब आपको ध्यान में आ जाते हैं कि भाई मेरी जो डाइट में जो फूड मैं इंक्लूड कर रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए मुझे. सो अगर वो चेंजेस नहीं किए, वो लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पे ये जो अपेंडिक्स है इसकी ग्रोथ आ जाती है यहाँ तक. गैस्ट्रोस्कोपी नाम सुना होगा आप लोगों ने. गैस्ट्रोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो है इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा, तो ये जो है वो अपेंडिक्स कहाँ तक बढ़ चुका है उसकी सोनोग्राफी की जाती है. ओके, और ये जो किया जाता है यहाँ पे कि ये कितना इसका लेवल है, कितना बढ़ चुका है, कितने स्मॉल है, या फिर इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट ही सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम, या फिर हमको इस पे लेजर ट्रीटमेंट सप्लाई करना पड़ेगा. ये भी हम लोग गैस्ट्रोस्कोपी में स्टडी कर सकते हैं. जैसे सोनोग्राफी होता है वैसे गैस्ट्रोस्कोपी भी होता है यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे ये जो अपेंडिक्स है वेस्टिजियल ऑर्गन, इट इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल. एक्चुअली वेस्ट हो चुका है, बॉडी में चाहिए ही नहीं, बट इट इज द इंडिकेशन ऑफ एंसेस्टर. इट मीन्स योर बॉडी शोज इवोल्यूशन. इसका मतलब आपकी बॉडी में इवोल्यूशन है, और आपके एंसेस्टर्स कौन है ये इस बात से पता चलता है. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम जब भी वो इवोल्यूशन लास्ट वाला जो आएगा ना फिनोमिना, उसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं. ओके, सो ये हो गया आपका इवोल्यूशन. ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एमआरएनए का टाइप्स है, हेरिडिटी है, वेरिएशन है और इवोल्यूशन है. अब सबसे पहली बात, जब भी आप लोग जेनेटिक्स की स्टडी करने जाते हो, अब हेरिडिटी में मैंने बहुत बार जेनेटिक्स का जीन्स का नाम लिया है. ओके, सो जीन्स जो है, जीन्स, ये कंसेप्ट सबसे पहले किसने लाया, या फिर स्टडी रिलेटेड विद जेनेटिक्स, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट?
लेसन में आएगा. The name of that scientist is the George. Good. जॉर्ज ग्रेगर मेंडल उसका पूरा नाम है, तो फिर हम लोग उसको शॉर्ट में ही लेते हैं मेंडल. ओके. आप लोगों को प्लेट कोडॉन, इट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन. यहाँ पे 3 नाइट्रोजन बेसिस मैंने यूज किए और उसमें जाके फिर मैंने यहाँ पे ये जो है नेक्स्ट जनरेशन में मुझे टेस्ट करना है. यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिपलेट नहीं होता, ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं. और दूसरा और एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको इसमें आई होंगी आपके लेसन में, वो मैं आपको बताती हूँ. दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस. Protein synthesis. Synthesis means कैसे प्रोड्यूस होता है और उसका यूज कहाँ पे होता है, क्या फंक्शन है उसका. सिर्फ प्रोड्यूस करना बॉडी में वही फंक्शन नहीं है, उसके बाद उसका यूज कहाँ पे, स्पेशली इन दोनों के बीच में डीएनए और आरएनए में प्रोटीन सिंथेसिस का रोल कौन सा है, ये हम लोग जाने वाले हैं. ओके. यहाँ पे जो आपके इसमें और 3 टर्म्स नए आए हैं जो शायद पता नहीं सीबीएसई के इसमें दिए होंगे, लेकिन स्टेट में तो दिए हैं. 3 नए टर्म्स दिए हैं. एक दिया है पहला वाला, फर्स्ट वन इज द ट्रांसलोकेशन, देन ट्रांसक्रिप्शन एंड नेक्स्ट वन इज द ट्रांसलेशन. देखो अब यहाँ पे मैंने 3 टर्म्स नए लाए हैं. मैंने पहले ही बोला है कि सबसे पहले लेसन का इंट्रो होगा, क्योंकि हम लोगों को भी मैच होना है, फ्रीक्वेंसी हम लोगों की मैच होनी चाहिए और लेसन का इंट्रो भी चलना चाहिए साथ में. ओके. उसके बाद हम लोगों का लेसन स्टार्ट होने वाला है. सो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन. ओके. एक स्टूडेंट यहाँ पे बैठा है फर्स्ट बेंच पे. अगर मुझे लगता है कि भाई ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लेक्चर में, तो फिर मैं इसको उठा के लास्ट बेंच पे उठाऊंगी और लास्ट वाला जो स्टूडेंट है दैट कम ऑन फर्स्ट बेंच. इट मीन्स मैंने क्या किया, इसका स्टूडेंट का लोकेशन चेंज कर दिया, ट्रांसलोकेशन, उसका पोजीशन ही चेंज कर दिया. ओके. सो ट्रांसलोकेशन ये वाली टर्म देखनी है. उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन मीन्स ये 3 टर्म्स सुने आपने, कहाँ सुने हैं? अच्छा, लेसन में पहली बार आए, इसीलिए मैंने बोला था कि इंट्रो में ये टर्म्स लेंगे. इसके बाद ऐसा ना हो लेसन स्टार्ट होगा तब मैडम हमने ये सुने ही नहीं थे. अब आपको पता चलेगा कि हाँ मैडम आपने इंट्रो में बताया था. ओके. सो यहाँ पे ये 3 टर्म्स हमको जाने डिटेल में, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. अब लोकेशन का तो मीनिंग आ गया, बाद में जो 2 बचे हैं वो एज ए क्यूरियोसिटी आपके लिए सिलेबस के साथ स्टार्ट कर देंगे. पहला तो पता है लोकेशन चेंज हो गया भाई, किसका तो भी लोकेशन चेंज होने वाला है, जेनेटिक मटेरियल किसका तो भी चेंज होने वाला है डीएनए और आरएनए में. सो इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. और बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एज इट इज ट्रांसफर नहीं होता. डेफिनेटली उसमें सिमिलैरिटीज या वेरिएशंस तो आते ही हैं, लेकिन वहां पे जो डीएनए में जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? 46. ओके. 22 क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज, गुड, 22 क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स. And last one pair is called as sex chromosome. So यहाँ पे in case of male and female ये वाली पेयर डिफरेंट होती है. In case of male it is XY and in case of female it is XX.
अब यहाँ पे हम लोग जो सारे बैठे हुए हैं डेफिनेटली सब लोग नॉर्मल है, इसका मतलब सब लोगों की बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम है। इस साइड वाले में XY होगा, इस साइड वाले में XX होगा। ओके, सो अगर वहां पे जेनेटिक मटेरियल में कुछ गड़बड़ होती है, वो जो मैंने मैसेज बोला था, जो कोड मैंने तैयार किया था, वो कोड एज इट इज अगर मैसेज ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वो मैसेज ट्रांसफर करते टाइम अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वहां पे डेफिनेटली जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है। और जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है, इसका मतलब वहां पे जो क्रोमोसोम्स है वो टोटल चाहिए हमें 46, उसकी जगह या तो 45 आएंगे या फिर जाएंगे 47। And it is called as chromosomal disorder or mutation. ओके, ये टर्म भी हमको इस लेसन में देखनी है। तो यहाँ पे ये जो डिसऑर्डर्स आते हैं या फिर ये म्यूटेशंस आते हैं, ये किसकी वजह से आते हैं? हम लोगों का इसमें कुछ भी रोल नहीं है। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ही वैसे तैयार होके आया है ऊपर से, क्योंकि उसमें कुछ जो कोडॉन, जो ट्रिपलेट कोडॉन मैसेज ट्रांसफर करता है, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो गया है, इसकी वजह से क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो चुके हैं। सो इट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। ओके, सो ये टर्म भी हम लोगों को यहाँ पे डिटेल जानिए, म्यूटेशन। और एक वर्ड आया आपके लेसन में, मैंने शायद लिखा नहीं यहाँ पे। ओके, दैट इज द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, ओके, सो व्हाट इज मीन बाय इवोल्यूशन? देखो, मैंने सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट बोला था जब भी हमने ये स्टार्ट किया इंट्रो, कि ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और आपकी जनरेशन, इन सब में जो वेरिएशंस है, लेसन का नाम ही वही है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इन सब में वेरिएशंस है। तो ये जो वेरिएशंस है यहाँ पे, ये वेरिएशंस जो आ रहे हैं, इसकी वजह से न्यू जनरेशन वहां पे डेवलप हो रही। तो न्यू जनरेशन जो डेवलप हो रही है वहां पे, सो डेफिनेटली न्यू जनरेशन में कुछ ना कुछ नए चेंजेस हो चुके हैं वहां पे, सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस। ओके, तो वहां पे जो न्यू जनरेशन, जब भी आप कोई भी न्यू जनरेशन किसी फैमिली की देखोगे, तब वहां पे आपको ये पता चलेगा कि सम कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स एज इट इज, बट देयर इज सम डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। इवोल्यूशन, इसका मतलब कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि वहां पे उस स्पीसीज में प्रोग्रेस हो रही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है। देखो, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वैसे हम लोग तो आज एज इट इज नहीं रहे, इसके पीछे सबसे बड़ी अगर टर्म कोई है, दैट इज द इवोल्यूशन। अब क्या हुआ कि उन लोगों में क्या था कि हंटिंग करते थे, उनको कुकिंग, उनका ब्रेन वेल डेवलप नहीं था, एग्रीकल्चर का उनको नॉलेज नहीं था, तो फिर वहां पे हंटिंग करने के बाद वो फूड एज इट इज बॉडी में लेते थे। इसके लिए उनका जो माउथ है, उसमें जो टीथ का स्ट्रक्चर था, उसमें प्रेजेंट है विजडम टीथ। डिस्टर्ब विजडम टीथ, इट मीन्स हम लोगों में आज भी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी हंटिंग करके एज इट इज जाएंगे जंगल में रहने के लिए। चलो भाई, हमारे तो एंसेस्टर्स करते थे, हम लोगों ने किया तो क्या हुआ? अरे डाइजेस्टिव सिस्टम भी इवोल्यूशन हो चुका है, उसका पूरी बॉडी इवोल्यूशन हो चुके हैं। ओके, विजडम टीथ आप बोलोगे मैडम है तो चलो, फॉरेस्ट में नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है पता है क्या, कि यहाँ पे ये जो विजडम टीथ है ना, अभी हमारी बॉडी में जो है, हमारे माउथ में जो विजडम साइड वाले जो दो होते हैं, नुकीले हैं साइड वाले दो, इट इज कॉल्ड एज विजडम टीथ। हमारे एंसेस्टर्स में ये थे क्योंकि वो फ्लेश खाते थे डायरेक्टली विदाउट कुकिंग प्रोसेस। अब हम लोगों में ये नहीं है, हमारा ब्रेन जो है वेल डेवलप हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे कुकिंग प्रोसेस है, तो उसका कुछ काम ही नहीं रहा।
लेकिन प्रेजेंट है एज इट इज, इसका मतलब इट इज द इंडिकेशन ऑफ एंसेस्टर और इट इज द इंडिकेशन ऑफ इवोल्यूशन. ओके, इसके बाद और एक जो है आपकी बॉडी में होगा वेस्टिजियल ऑर्गन. गुड, इट इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स. Do you know excretory system? Tell me the name of organs. गुड गुड, इसका मतलब बेसिक नॉलेज आप लोगों को पहले से मिल चुका है. सारे सिस्टम्स के ऑर्गन पता है. ओके, सो यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वहाँ पे जो अब हम लोग बोलते हैं इसको पूरा सिस्टम, तो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूंगी, सिर्फ इन शॉर्ट बताऊंगी क्योंकि ये लेसन में आगे आने वाला है. ओके, सो यहाँ पे ये जो पूरी सिस्टम है आपकी बॉडी की एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, अब यहाँ से जो होता है वेस्ट मटेरियल जो होता है वो रिलीज होता है, आइदर फीकल मैटर और यूरिन पास होता है. ओके, सो यहाँ पे जो ओपनिंग होती है इट इज कॉल्ड एज एनस. ओके, सो अपेंडिक्स जो आप लोगों ने बोला है इट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनमें क्या था, उनमें थी टेल. उनको ये नॉलेज नहीं था कि हट तैयार करनी है, कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग करना है और उसमें रहना है. तो वो खुद के प्रोटेक्शन के लिए उनमें क्या था कि वो आर्बोरियल थे. आर्बोरियल हैबिटेट मीन्स लिविंग ऑन द ट्रीज. ओके, सो उनमें टेल थी. फिर क्या हुआ कि उनको इस बात का नॉलेज हुआ कि हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, हट तैयार करनी चाहिए, पेड़ के पत्ते तोड़ के लाओ, ये करो वो करो, उसका एक छोटा सा हट तैयार करो और उसमें रहो. फिर उसमें रहने के बाद उनका प्रोटेक्शन हो गया, तो कोई उन पे अटैक नहीं करता था. और फिर उनको ट्री पे भी आर्बोरियल हैबिटेट जो थी उनकी, वो उनकी अवॉइड होते गई. फिर बाद में फिर उनको नॉलेज आ गया और अभी देखो लोग कहाँ पे रहते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स. ओके, सो अभी की जो केस में है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग चल रहा है, यहाँ पे लोग रहते हैं. तो ये जो थी टेल रीजन जो था वो ऑटोमेटिकली डिटैच हो चुका है, डिसअपियर बोलते हैं इसको. तो डिटैच हो चुका है, तो यहाँ पे जो है ये वाला अपेंडिक्स जो है वो एज इट इज रहेगा, उसका इंडिकेशन है. लेकिन टेल का जो रीजन है वो डिटैच हो चुका है वहां पे, तो फिर वो यहाँ पे एज इट इज है. अगर इन केस किसी पर्सन में ड्यू टू द बैड लाइफस्टाइल, ओके, सो ये जो अपेंडिक्स होता है इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है ड्यू टू बैड हैबिट्स, बैड लाइफस्टाइल, जो आपका जंक फूड खाना, नो एनी एक्सरसाइज, नो एनी एक्सर्शंस. ओके, और जो आपका जो रात को कम सोते हैं आप लोग, एनोरेक्सिया वगैरह उसको बोलते हैं. ये सब बातें जो होती है इसकी वजह से जो बॉडी में होते हैं. अभी जो आप लोग यंग टीनेजर्स फेज में हो, ओके, टीनेजर्स फेज में कैसे होती है कि बॉडी में जनरली कोई डिसीज डेवलप नहीं होता, और कुछ हो भी जाए तो हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाएगा, वो भी रिकवर हो जाता है 15 दिन 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, लेकिन जब भी आपका एज बढ़ता है, आपका एज जब भी बढ़ता है तब आपको ध्यान में आ जाते हैं कि भाई मेरी जो डाइट में जो फूड मैं इंक्लूड कर रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए मुझे. सो अगर वो चेंजेस नहीं किए, वो लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पे ये जो अपेंडिक्स है इसकी ग्रोथ आ जाती है यहाँ तक. गैस्ट्रोस्कोपी नाम सुना होगा आप लोगों ने. गैस्ट्रोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो है इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा, तो ये जो है वो अपेंडिक्स कहाँ तक बढ़ चुका है उसकी सोनोग्राफी की जाती है. ओके, और ये जो किया जाता है यहाँ पे कि ये कितना इसका लेवल है, कितना बढ़ चुका है, कितने स्मॉल है, या फिर इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट ही सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम, या फिर हमको इस पे लेजर ट्रीटमेंट सप्लाई करना पड़ेगा.
ये भी हम लोग गैस्ट्रोस्कोपी में स्टडी कर सकते हैं, जैसे सोनोग्राफी होता है वैसे गैस्ट्रोस्कोपी भी होता है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे ये जो अपेंडिक्स है वेस्टिजियल ऑर्गन, इट इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल, एक्चुअली वेस्ट हो चुका है, बॉडी में चाहिए ही नहीं, बट इट इज द इंडिकेशन ऑफ एंसेस्टर, इट मीन्स योर बॉडी शोज इवोल्यूशन। इसका मतलब आपकी बॉडी में इवोल्यूशन है, और आपके एंसेस्टर्स कौन है ये इस बात से पता चलता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम जब भी वो इवोल्यूशन लास्ट वाला जो आएगा ना फिनोमिना, उसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो ये हो गया आपका इवोल्यूशन। ऐसे ज्यादा कुछ नहीं है, बस एमआरएनए का टाइप्स है, हेरिडिटी है, वेरिएशन है और इवोल्यूशन है। अब सबसे पहली बात, जब भी आप लोग जेनेटिक्स की स्टडी करने जाते हो, अब हेरिडिटी में मैंने बहुत बार जेनेटिक्स का जीन्स का नाम लिया है। ओके, सो जीन्स जो है, जीन्स ये कंसेप्ट सबसे पहले किसने लाया, या फिर स्टडी रिलेटेड विद जेनेटिक्स, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट? आपके लेसन में आएगा। द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज द जॉर्ज, गुड, जॉर्ज ग्रेगर मेंडल उसका पूरा नाम है, तो फिर हम लोग उसको शॉर्ट में ही लेते हैं मेंडल। ओके, अब यहाँ पे ये जो मेंडल था इसने सबसे पहले जेनेटिक्स से रिलेटेड स्टडी की है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स। The branch of biology which deals with the study of genes is called genetics. इसका मतलब इसने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया है that is related with plant. तो यहाँ पे इसने जिस प्लांट पे स्टडी की है उस प्लांट का नाम है पी प्लांट। गुड, the botanical name of that plant or scientific name of that plant is the Pisum sativum. अब यहाँ पे ये जो है साइंटिस्ट मेंडल, इसने पी प्लांट पे स्टडी किया, पाइसम सटाइवम उसका नाम है। तो इसने क्या किया कि प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स लिए, 7 कैरेक्टर्स। ओके, और वो जो 7 कैरेक्टर्स है उसका उसने क्रॉसिंग करके देखा। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, 7/5, 6/10, 2/4, ऐसे क्रॉसिंग जब करते हो आप, तब आपको उसका फाइनल रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे इसने भी वैसे किया, पी प्लांट में उसने टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए। व्हाट इज मीन बाय कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स? कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंट। हम लोग कपड़े के शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं भाई ये जो है इसको कॉन्ट्रास्ट कलर दिखाओ। कॉन्ट्रास्ट मीन्स इसको डिफरेंट, वो ब्लैक है तो वाइट, ब्लू है तो येलो, फिर कुछ भी कॉम्बिनेशन आप लोग कर ले तो जो आपको पसंद है वो। सो यहाँ पे इसने भी वैसे ही किया मेंडल ने, सिर्फ इसने क्या किया, स्टडी रिलेटेड विद प्लांट, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए इसने। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहला और सबसे इजी वाला एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ first contrasting character is the tall plant cross with dwarf. Dwarf means short. अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने, उसने क्या किया मेंडल ने कि ये जो कैरेक्टर्स लिए उस कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए उसको चाहिए था सिंबल। अब सिंबल उसने तैयार किया, यहाँ पे इसका लिया कैपिटल T, स्मॉल t। अब ये जो है अगर ये दोनों इसका आप क्रॉसिंग करते हो, कैपिटल T स्मॉल t, और इस कैरेक्टर में उसने और 2 नए टर्म्स डाल दिए, दिस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड दिस इज द recessive character. What is mean by dominant?
क्लास में मैंने टेस्ट लिया, गुड स्ट्रांग होता है उसका, टेस्ट लिया है 20 मार्क्स का हेरिडिटी एंड वेरिएशन पे, 20 में से अगर किसी बच्चे को 20 आउट ऑफ 19 मिल जाते हैं, हाईएस्ट रहता है वो, तो वो क्लास में डोमिनेट करने की कोशिश करेगा कि मैं हाईएस्ट हूँ। इतना हार्ड टेस्ट था फिर भी मैं उसमें हाईएस्ट हूँ, आइदर ही और शी, कोई भी हो सकता है उसमें। ओके, सो यहाँ पे वो डोमिनेट कर रहा है। किसको डोमिनेट कर रहा है? जिनको कम मार्क मिले उनको। इसका मतलब जो डोमिनेट कर रहा है वो खुद डोमिनेंट हो गया। उसको लगता है कि अपना पगड़ा भारी हो गया, मैं जो हूँ क्लास में सबसे स्ट्रांग हूँ, सबसे हार्ड वर्कर मैं हूँ। लेकिन यहाँ पे जो जिसकी मेजॉरिटी कम है, जिसको बेचारे को कम मार्क मिले हैं, वो वैसे ही चुप बैठ जाता है। वो डोमिनेट हो रहा है। That character is called recessive character. जो डोमिनेंट दूसरे को डोमिनेट करेगा, जिसका नंबर बड़ा होगा, जिसका खुद का कुछ बड़ा स्टेटस होगा, वो होगा डोमिनेंट। और जो खुद डोमिनेट हो रहा है, जो बेचारा गरीब है, क्लास में घर में उसके मार्क्स उसको कम मिले, पढ़ाई में थोड़ा कम है, वो बोलता है हाँ भाई ठीक है मुझे कम मार्क्स मिले, मैं थोड़ा सा पढ़ाई में वीक हूँ। इट इज कॉल्ड एज रेसेसिव कैरेक्टर। अब यहाँ पे इसने क्या किया मेंडल ने कि इसने यहाँ पे सिर्फ सिंगल कैरेक्टर नहीं लिए, इसने लिया यहाँ पे पेयर। इसका मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखो इसने किया क्रॉसिंग। क्रॉसिंग कैसे किया देखो यहाँ पे, कैपिटल टी उसके दो गमेट्स तैयार किए और स्मॉल टी उसके दो गमेट्स तैयार किए। ओके, सो अगर इस केस में मैं पहला वाला टी लेती हूं और दैट क्रॉस विथ स्मॉल टी, देन फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पे फिर से ये वाला इस स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, देन दिस वन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दिस वन कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब सबसे पहली जो पेयर यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, दैट इज द कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मुझे आप एक बात का आंसर बताओ कि ये जो आपका यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी तैयार हो चुका है, ये चार जो है, चारी का आंसर सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब ये जो यहाँ पे तैयार हो चुका है, सो आइदर दिस प्लांट टॉल और डॉर्फ। वाई? हाँ, वहां पे कैपिटल टी डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, तो वो आएगा टॉल। मुझे लगता है आप लोगों को वो भी होगा शायद XX XY क्रोमोसोम का, आप लोगों ने देखा होगा शायद, उस पर आइदर गर्ल और बॉय के चांसेस कैसे होते हैं वो उसमें बताया था। दैट इज रिलेटेड विथ ह्यूमन बीइंग, वो भी इसमें आएगा। लेकिन सबसे पहले तो इसने जो मेंडल ने जो स्टडी किया, तो वो उसने स्टडी किया रिलेटेड विथ प्लांट। तो यहाँ पे ये आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब उसने क्या किया कि एक सिस्टम तैयार कर दिया। वो जो सिस्टम था, इसको अगर इसके गमेट्स या फिर इसका अगर मुझे क्रॉसिंग करना है, तो फिर मैं यहाँ पे चेकर बोर्ड तैयार करता हूँ, ऐसे मेंडल ने बोला। इट इज कॉल्ड एज पुनेट स्क्वायर। ओके, पुनेट स्क्वायर। अब यहाँ पे पुनेट स्क्वायर जो आप लोग तैयार कर रहे हो, आपको पता है कि नाम सुना होगा चेकर बोर्ड, पुनेट स्क्वायर। तो ये कैसे तैयार करते हैं देखो, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका था, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, अब इसका क्रॉसिंग करते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, अब यहां पे मेल गमेट, ये वाले मेल गमेट और ये वाले फीमेल गमेट,
कोई भी एक ले लो, या फिर ये मेल ले लो, ये फीमेल, ये मेल, कोई भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि ये सेम ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, अब यहां पे करेंगे हम लोग क्रॉसिंग दिस टाइप, कैपिटल टी क्रॉस होगा तो यहां पे आएगा ये आंसर, कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक बात ध्यान में रखना, कभी भी जब भी आप क्रॉसिंग करोगे, मेंडल ने जब भी क्रॉसिंग किया, सबसे पहले उसका जो आंसर आया था उसने कैपिटल लेटर ही पहले लिया, क्योंकि उसका ये कहना था कि कैपिटल लेटर इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड स्मॉल लेटर इज द रेसेसिव कैरेक्टर। ओके, अब यहां पे ये वाला स्मॉल टी जाएगा इसके साथ, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी, और बाकी बचा ये वाला, गुड, स्मॉल टी। अब मुझे आप एक बात बताओ, यहां पे 4 पेयर आपके पास है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो वो पेयर मैं यहां पे लिखती हूं, ठीक है। फर्स्ट वन इज द कैपिटल टी, सेकंड वन इज द कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन थर्ड वन इज द कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड फोर्थ वन इज द स्मॉल टी। ओके, अब यहां पे हम लोगों को पता है कि कैपिटल टी यानी डोमिनेंट कैरेक्टर, सो वो जो प्लांट तैयार हो चुका है, इट इज द टॉल प्लांट, उसमें जो कैरेक्टर आएगा वो आएगा टॉल। यहां पे भी कैपिटल टी ऑलरेडी प्रेजेंट है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर, यानी ये भी यहां पे बोलेगा कि टॉल कैरेक्टर मैंने ले लिया। ओके, टॉल, दिस वन इज ऑल्सो टॉल, एंड लास्ट वन स्मॉल, और इट इज कॉल्ड एज डॉर्फ। जो लोग पर्टिकुलर बायोलॉजी सीखते हैं वो स्मॉल नहीं बोलेंगे, डॉर्फ बोलेंगे, डॉर्फ, नॉट स्मॉल, क्योंकि साइंटिस्ट ने तैयार किया है ये, मेंडल ने, जेनेटिक्स इतनी सारी पढ़ाई की है, और हम लोग डॉर्फ को स्मॉल नहीं बोल सकते, उसको डॉर्फ ही बोलना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर आपके पास 4 प्लांट तैयार हो चुके हैं, 4 वेराइटीज आपके पास आ चुकी है, तो उसमें से आपके पास 3 वेराइटीज आएगी टॉल प्लांट की, और 1 वेराइटी आएगी डॉर्फ प्लांट की। सो उसके हिसाब से मेंडल ने रेशियो तैयार किया, गुड, इट इज कॉल्ड एज फिनोटिपिक रेशियो, 3:1। ओके, थ्री इज टू वन। और मेंडल ने जो क्रॉसिंग किया है उसमें और 2 नए टर्म्स आते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स गुड, एंड डाई मीन्स, अब ये जो कैरेक्टर्स मैंने लिए थे, यहां पे मैंने जो कैरेक्टर्स लिए, सिर्फ टॉल एक लिया इस साइड और दूसरी तरफ मैंने डॉर्फ लिया था। इसका मतलब मैंने ये वाला सिंगल और ये वाला सिंगल दोनों का क्रॉसिंग किया है। सिंगल कैरेक्टर्स का मैंने हाइब्रिड क्रॉसिंग किया और उसकी हाइब्रिड वैरायटीज तैयार कर दी। इसका मतलब इट इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, एंड अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे प्लांट का जो फ्लावर होता है उसका कलर रेड कलर, देन उसमें और साथ में येलो, उसके जो पॉड्स है, व्हाट इज मीन बाय पॉड? व्हाट इज मीन बाय पॉड्स और लिग्यूम्स? इसका मतलब क्या होता है? डेली लाइफ में हम लोग सब्जी भी बना के खाते हैं, मराठीमध्ये त्याला म्हणतात शेंगा। ज्या प्लांटला
पॉट्स येतात, लिग्युम्स येतात. द फॅमिली ऑफ दॅट प्लांट इज लिग्युमिनोजी. तुमची पण एक फॅमिली आहे ना, ते सरनेम तुम्ही फॉलो करताय. तसंच प्लांटची पण फॅमिली असते. ओके, त्या फॅमिलीमध्ये खूप सारे प्लांट्स असू शकतात. आपण सध्या तरी पी प्लांटची स्टडी करतोय, म्हणजे वाटाणा, पायसम सटायवम. त्याचे जे शेंगा असतात, पॉट्स असतात. सपोज काही याच्यामध्ये येलो आहेत, मग मी येलो डॉमिनंट कॅरेक्टर घेतला आणि त्याचं फ्लावर रेड, ते पण डॉमिनंट कॅरेक्टर घेतलं. यावेळेस मी आता जी पेअर घेतलेली आहे त्यामध्ये 2 कॅरेक्टर्स सोबत घेतले आहेत. और उसके साथ जो रेसेसिव आएगा वो होगा व्हाइट कलर फ्लावर का. अब व्हाइट के लिए डिनोटेड बाय स्मॉल आर. और जो पॉड का कलर है, इफ इट इज ग्रीन देन डिनोटेड बाय स्मॉल y. अब यहां पे पेयर लिए, ये वाली डोमिनेंट और ये वाली रेसेसिव. फिर करो इसका गमेट्स तैयार करो. फिर इसके कैसे तो तैयार होंगे गमेट्स? पहले तो आप लोगों को इसके गमेट्स तैयार करने पड़ेंगे. गुड. ऐसे 4 तैयार होंगे यहाँ पे. ये यहाँ पे क्रॉसिंग, इसका फिर से यहाँ पे, इसका क्रॉसिंग इसके साथ, और फिर से इसका क्रॉसिंग इसके साथ. यानी चारों में चांसेस वही है. कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये पेयर आपका तैयार हो चुका है. अब इसमें भी सेम, ये वाला और ये, दिस वन एंड दिस वन. यानी यहां पे चांसेस है स्मॉल आर स्मॉल वाई के. ओके, सो वो हो जाएगा रेसेसिव कैरेक्टर और ये आएगा डोमिनेंट कैरेक्टर यहां पे. तो फिर उसका भी एक चेकर बोर्ड तैयार करना पड़ता है. चेकर बोर्ड तैयार करने के बाद उसका क्रॉसिंग करो, डायहाइब्रिड क्रॉस का. यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो तैयार हो चुका था 3:1. ओके, ये जो डायहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे तैयार हो चुका है, कैपिटल आर कैपिटल वाई आपने एक पेयर ली है, उसमें 2 कैरेक्टर्स लिए, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड. और यहाँ पे फिर से साथ में 2 रेसेसिव कैरेक्टर्स लिए, स्मॉल आर स्मॉल वाई. ओके, तो यहाँ पे ये जो पेयर मैंने तैयार की है, फिर आगे जाके इसका करो क्रॉसिंग, पुनेट स्क्वायर तैयार करो, चेकर बोर्ड तैयार करो, और फिर उसका क्रॉसिंग करने के बाद जो आपके पास फिनोटिपिक रेशियो तैयार होगा, वो तो क्रॉसिंग जब एग्जैक्ट टॉपिक रहेगा ना तब करेंगे. द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस इज 9:3:3:1. ओके, सो ये जो है ये पूरी स्टडी मेंडल ने की है. और हम लोगों को यहाँ पे नहीं रुकना है, सिर्फ हम लोगों को एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेके चेकर बोर्ड तैयार करके सॉल्व करके लाने हैं घर से. अब आपके ध्यान में मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो आ गया, उसका जो चेकर बोर्ड आप लोगों ने तैयार किया है उसका रेशियो सही सी बात है कि 3:1 आता है उसमें. ओके, लेकिन यहाँ पे जो आप लोग डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो, तो डायहाइब्रिड क्रॉस में जो आपका रेशियो आएगा दैट इज द 9:3:3:1. ये रेशियो कैसे आएगा? जो डायहाइब्रिड क्रॉस लिया है, 2 कैरेक्टर साथ में लिए, उसका क्रॉसिंग कर रहे हैं, फिर उसके एलील्स तैयार कर रहे हो आप. व्हाट इज मीन बाय एलील? वर्ड सुना है एलील? जेनेटिक्स अगर सीख रहे हो तो उसमें ये वर्ड आना ही चाहिए. एलील मीन्स अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. मेंडल ने जो साथ में लिए, टॉल डॉर्फ, रेड व्हाइट, येलो ग्रीन, ये सारे जो उसने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उसने ऐसे निकाले थे. शायद आपके इसमें उसके नाम भी हो गए, नहीं है? ओके, तो फिर हम लोग एक्स्ट्रा निकालेंगे उसके नाम. ठीक है.
सो ये जो 7 कैरेक्टर्स थे वो 7 कैरेक्टर्स उसने पेयर में लिए. A pair of contrasting character, it is called as allele. Okay, ये जो है ना, this is related, this word is related with 12th standard actually. मैंने जानबूझ के आपको बोल के रखा है, शायद ये भी हो चुके हैं 11th 12th में कोई बच्चा यहाँ से अगर बायो ले ले तो फिर वो मेरे ही अंडर आने वाला है. ओके, सो उसको मैं उस टाइम पूछूंगी, चल मैंने 10th में बताया था व्हाट इज मीन बाय एलील. 2 साल बाद उसको याद आना चाहिए कि हाँ मैडम ने सिखाया था एलील. अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. ओके, इट इज कॉल्ड एलील. उसने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, पेयर ली साथ में और उसका क्रॉसिंग किया और रेशियो तैयार किए. मोनोहाइब्रिड में रेशियो आता है 3:1 एंड डायहाइब्रिड में रेशियो आता है 9:3:3:1. ओके, ये हो गई पूरी मेंडल की स्टडी. और जब भी हम लोग आगे जाएंगे लेसन में, तब मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क इसके क्रॉसिंग करने के लिए कुछ कैरेक्टर्स दूंगी मैं आप लोगों को. शायद वो स्टार्ट होंगे टॉल और डॉर्फ से. बेसिक लेवल आप लोगों की वही है, जैसे नर्सरी का बच्चा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट वगैरह. फिर आगे जाके जब वो 10th में आता है तब उसको वर्ड आता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, है ना. सो उसको सबसे पहले आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में अगर बोलोगे व्हाट इज मीन बाय हेरिडिटी एंड वेरिएशन, नहीं आएगा उसको आंसर. उसको आप स्टेप बाय स्टेप लेके जाओगे. यहाँ पे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो टॉल और डॉर्फ का पहले एग्जांपल लेंगे, उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स और लेंगे, या फिर डायरेक्टली जाएंगे डायहाइब्रिड क्रॉस पे. और डायहाइब्रिड क्रॉस जो मैंने आपको करके दिखाया है, मैंने सिर्फ आधा करके दिखाया है, मैंने उसका पुनेट स्क्वायर तैयार नहीं किया है अभी. अगर अभी वो तैयार किया तो फिर टॉपिक के टाइम क्या सिखाएंगे. क्यूरियोसिटी तो रहनी चाहिए उतनी. ओके, सो यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस 9:3:3:1. इसका मतलब उसमें जो पेयर्स या फिर डायहाइब्रिड क्रॉस में जो प्लांट्स तैयार होने वाले हैं वो टोटल कितने हो गए. टोटल चाहिए मुझे 16. यहाँ पे देखो 3:1 तैयार हो चुका था, यानी 4 प्लांट तैयार किए थे, 4 वेराइटीज हम लोगों ने हाइब्रिड वेराइटीज तैयार की थी. तो फिर 3+1 मिला के 4 हुए थे, 3:1. और यहाँ पे वो जो चेकर बोर्ड है इतना बड़ा बनने वाला है कि उसमें आपको मिलेंगे 16 वेराइटीज. 16 वेराइटीज, 16 टाइप के हाइब्रिड प्लांट उसने बनाए क्रॉसिंग करके. और फिर उसका रेशो जब तैयार होता है तो उसको आप कैलकुलेट करके देखो, वो अगर 9:3:3:1 परफेक्ट आता है तो समझो वहां पे आपका आंसर करेक्ट है. टोटल वहां पे मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस में 16 प्लांट्स उसको मिले थे. फाइनल रिजल्ट उसका हाइब्रिड वेराइटीज जो उसने तैयार की थी, ये उसने सबसे किया था, पहले किया था पी प्लांट पे, पायसम सटायवम. मराठीमध्ये तुम्ही वाटाणा म्हणता त्याला, बरोबर है ना, ग्रीन पीज बोलते हैं आप लोग उसको. ओके, सो ये हो गया मेंडल का स्टडी. उसमें ज़्यादा कुछ जाना ही नहीं है हम लोगों को, सिर्फ वो क्रॉसिंग देखना है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे. और एक आपके इसमें टर्म आ चुकी है, शायद नए टर्म्स आ चुके हैं, दैट इज द डार्विन की एक थियरी आ चुकी है, डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस आ चुके हैं कुछ, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग. एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस. What is mean by embryology? What is mean by embryology? The branch of biology which deals with the study of embryo. किसी भी एनिमल का एम्ब्रियो अगर हमको स्टडी करना है तो जिस ब्रांच में स्टडी होती है, इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी. The branch of biology which deals with the study of embryo, it is called as embryology. एम्ब्रियो की स्टडी हो रही है वहां पे. लेकिन जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस आप लोग देखोगे स्टेट बोर्ड स्पेशली आप लोगों के टेक्स्ट बुक में है, वहां पे वो जाते हैं स्टार्टिंग फेज वाली, वहां पे शायद ऐसे उन्होंने 8-9 फेजेस दिए एम्ब्रियो के, शायद 8 स्टेप्स दिए वहां पे.
8 स्टेप्स में एम्ब्रियो दिखा है। तो वो जो एम्ब्रियो उन्होंने लिए है अलग अलग एनिमल के लिए, सबसे पहला वाला लिया फिश का, सो बीच में और सारे हैं, और लास्ट वाला जो है दैट इज द ह्यूमन बीइंग का, मैन। ओके, सो यहां पे बीच में कुछ 6 डाल दिए और सालामेंडर वगैरह वो डाल दिए। ओके, तो सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, व्हाट इज मीन बाय एविडेंस? प्रूफ। हाँ, गुड। वहां पे जो क्रिमिनल कुछ क्राइम हो चुका है, हम लोग बोलते हैं एविडेंस क्या मिले, तो प्रूफ क्या मिले वहां पे। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे जो बेसिक सबसे पहले वाली एम्ब्रियोलॉजी की जो स्टेज होंगी, वहां पे अगर आप देखोगे फ्रॉम फिश टू ह्यूमन बीइंग, सारे जो एम्ब्रियोज है वो आपको एक जैसे दिखेंगे, सिमिलर दिखेंगे। एम्ब्रियोलॉजी, ओके। सो यहाँ पे जो एम्ब्रियोलॉजी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, यानी एविडेंसेस जो प्रूफ हम लोग लाने वाले हैं, सो यहाँ पे जो फ्रॉम द फिश अप टू ह्यूमन बीइंग जो हम लोग जा रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करने, तो सभी ऑर्गेनिजम्स की, ये जो 8 ऑर्गेनिजम्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं, उन सब में जो एम्ब्रियो की फर्स्ट स्टेज होगी वो सब में एक जैसी होंगी, सिमिलर। वो स्टेज देख के आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आइदर इट इज द एम्ब्रियो ऑफ फिश, ह्यूमन बीइंग, सैलामेंडर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहां पे स्टार्टिंग फेज में कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता एम्ब्रियो, क्यों? सेम क्यों रहता है? यहां पे एंसेस्टर का रोल नहीं है। मैंने जो बोला है कि फ्रॉम फिश टू मैन जो हम लोग 8 टाइप के एम्ब्रियो स्टडी करने वाले हैं, वो सारे फर्स्ट स्टेप में एक जैसे ही आएंगे। क्यों एक जैसे आने वाले हैं? क्यों एक जैसे दिखते हैं सारे एम्ब्रियो फर्स्ट स्टेज में? नो एनी वेरिएशन, कोई भी वेरिएशन फर्स्ट स्टेप में दिखाता नहीं है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग का एम्ब्रियो हो, चाहे फिश का एम्ब्रियो हो, या फिर सैलामेंडर का ले लो, या फिर आप कोई भी एम्ब्रियो ले लो, हेन का ले लो। फर्स्ट स्टेप में क्योंकि बॉडी में पूरी सिस्टम ही डेवलप नहीं हो चुकी होती है फर्स्ट स्टेप में, तो वहां पे सारे एम्ब्रियो, अगर मैं आपको 8 एम्ब्रियो दे दूं तो फर्स्ट स्टेप में आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी वेल डेवलप नहीं है, वेरिएशन ही नहीं है बॉडी में। अब यहाँ पे अगर 50 बच्चे बैठे हैं, हर किसी का नाम अलग है, हर किसी के हाइट, बॉडी फीचर, एक्सटर्नल फीचर अलग है, उसके हिसाब से अगर मैं पर्टिकुलर गर्ल का नाम लेती हूँ तो वही खड़ी रहेगी, इसका नाम लेती हूँ तो यही बॉय खड़ा रहेगा। इसका मतलब बॉडी वेल डेवलप हो चुकी है, आपका जो पर्टिकुलर वेरिएशन आपकी बॉडी में आ चुका है, वेरिएशन आ चुका है, तो फिर आपके जो नाम, अगर मैं आपका नाम लेती हूँ तो उसके हिसाब से आप लोग खड़े रहोगे। लेकिन यहाँ पे जो एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं इसको, फर्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है वो वेल डेवलप नहीं है, वहां पे वेल डेवलप नहीं है, और उसमें पूरी सिस्टम ही डेवलप नहीं है बॉडी में। सारे एम्ब्रियोज फर्स्ट स्टेज में एक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन उसके बाद जब आप जाते हो सेकंड स्टेज में, ये वाली होगी आपकी फर्स्ट स्टेज, लेकिन जब आप जाते हो सेकंड स्टेज में, सेकंड स्टेज में जब आप लोग जाते हो तब आपको ऐसे दिखेगा कि वहां पे स्टार्टिंग में फिश और सैलामेंडर, फिश और सैलामेंडर, इन दोनों के जो एम्ब्रियोज हैं सेकंड स्टेज में कुछ सेम आएंगे, और बाकी बचे 6 वो सेम दिखेंगे, बाकी वाले 6 वो सेम हो गए। यहां पे 2 कौन से सेम हो गए सेकंड स्टेज में? फिश और सैलामेंडर के। व्हाई? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल लेसन बाकी है शायद, मेरे ही पास है वो लेसन, मैं ही लेने वाली हूँ। ओके, सो उस टाइम ये नाम आएंगे हम लोगों को, फिश एंड सैलामेंडर। ओके, तो यहाँ पे
जो ये फिश एंड सैलामेंडर, इसका जो सेकंड स्टेज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो ये सेकंड स्टेज में ये 2 एम्ब्रियो साथ में आएंगे, बाकी के जो 6 है वो सारे वो अलग आएंगे। इसका मतलब सेकंड स्टेज में जब भी आप जाते हो तो सेकंड स्टेज में थोड़ी सी बॉडी डेवलप हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप एनालिसिस कर सकते हो आइदर दिस इज एम्ब्रियो ऑफ फिश, सैलामेंडर और ह्यूमन बीइंग और चिकन और हेन और एक्सेट्रा, क्योंकि सेकंड स्टेज में बॉडी डेवलप हो चुकी है एम्ब्रियो की, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोल सकते हो उसको। और जब आप जाएंगे थर्ड स्टेज में, थर्ड स्टेज में पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो वेल डेवलप हो चुका है उसका एम्ब्रियो। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में जो होते हैं ना न्यू बॉर्न, वो जो स्टेज होती है वैसी स्टेज थोड़ी बहुत होती है रैबिट में भी। उसके पहले रैबिट इवोल्यूशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ओके, सो ह्यूमन बीइंग का जो एम्ब्रियो है उसकी थोड़ी सी सिमिलैरिटी है रिलेटेड विथ रैबिट। अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन ये सारे एम्ब्रियोज दिए आप लोगों को, और ये सारे एम्ब्रियोज अगर आप देखते हो, इसकी अगर आप स्टडी करते हो तो इसके हिसाब से आपको मिलते हैं एविडेंसेस और प्रूफ। इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ओके। और प्रूफ एम्ब्रियो के हिसाब से आप उस ऑर्गेनिज्म का नाम बता सकते हो, लेकिन कब? जब वो 1-2 स्टेजेस क्रॉस करेगा उसके बाद। फर्स्ट स्टेज में जज नहीं कर सकते, सेकंड स्टेज में थोड़ा बहुत उसका एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है, लेकिन थर्ड स्टेप में वेल डेवलप हो चुका है, तो फिर आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है या फिर नहीं है। ओके, सो दिस इज द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। इसके बाद और आएगा एक वर्ड, ये वाला एम्ब्रियोलॉजिकल हो चुका, एक वर्ड आएगा आपके पास पैलेंटोलॉजिकल। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस बायोलॉजी में जैसे एम्ब्रियोलॉजी नाम की एक ब्रांच है, वैसे पैलेंटोलॉजी नाम की भी एक ब्रांच है। The branch of biology which deals with the study of fossil, it is called as paleontology. फॉसिल के हिसाब से आपको अगर एविडेंसेस मिल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ओके, वो जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब यहाँ पे अगर आपको उनकी स्टडी करनी है तो उनकी स्टडी करने के लिए अब तक बचा ही क्या है? फॉसिल्स। फॉसिल्स ले लो, स्टडी करो, डिटेल जाओ, फिर वो जो ब्रांच होती है जहां पे फॉसिल की स्टडी करते हैं, इट इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी। और वो प्रूफ मिल रहे हैं वहां पे फॉसिल्स के, उस ऑर्गेनिज्म के, तो आप बता सकते हो कि कितना साल पुराना था, कहाँ पे इसका ओरिजिनल लोकेशन था, इसका डेथ क्यों हुआ, क्यों एक्सटिंक्ट हो गए ये सारे एनिमल्स, ये सब एविडेंसेस आपको मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ पैलेंटोलॉजी। Okay, therefore it is called as paleontological evidences. और वहां पे जो ये जो लेसन है ना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो एक बात है, जब भी आप लाइफ में कभी भी इवोल्यूशन वर्ड आएगा तब एक नाम आपके सामने हर बार आएगा, डार्विन। Darwin's natural theory of selection. Do you know about this theory? किसी को पता है थोड़ा सा बेसिक आइडिया इस थियरी के बारे में? बता सकता है कोई? सबसे पहले डार्विन्स थियरी जब भी आप स्टडी करते हो तो यहाँ पे एक वर्ड और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। व्हाट इज मीन बाय स्पीसीज? ऑर्गेनिज्म। हम लोग पेपर इंग्लिश में सॉल्व करने वाले हैं, नॉट इन मराठी, ओके।
स्पेसीज मीन्स ऑर्गेनिज्म. अब मेरे सामने कोई ऐसे बोलेगा ना प्रजाती, झाड, फूल, पान, असं जर माझ्यासमोर कोणी बोललं तर असं वाटतं की त्याला एखादी कानाखाली लावावी पहिलं, क्योंकि ये वर्ड्स हमारी डिक्शनरी में बैठते ही नहीं. हम लोग प्लांट ही सिखाते हैं, फ्लावर ही सिखाते हैं, लीफ भी सिखाते हैं. ते मुळं आणि काय खोड ते वर्ड्स कोणी माझ्यासमोर नाही वापरत किंवा मी कोणासमोर वापरणारच नाही, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुका है, हम लोगों को स्टडी उसमें कर रहे हैं, तो फिर क्यों वो वर्ड्स यूज़ करें. एक खुद का जो होता है ना, वर्ड्स की जो डिक्शनरी होती है खुद की, वो माइंड में रखनी चाहिए कि स्पेसीज यानी ऑर्गेनिज्म. जब भी बायोलॉजी सीखोगे तो प्रॉपर वर्ड्स ही यूज़ करो साइंटिफिक, नॉट इन मराठी. और ये बात नहीं है कि भाई बायोलॉजी है इसका मतलब मैं वहाँ पे कुछ भी लिखूँ, मेरे मन से लिखूँ. हाँ, मन से लिख सकते हो ज़रूर, इज वॉज हियर देयर चलता है, लेकिन नो एनी चेंज इन साइंटिफिक वर्ड, नो एनी चेंज इन साइंटिफिक टर्म. स्पेसीज अगर बोला है इसने, डार्विन ने ये तैयार किया है. ओरिजिन ऑफ स्पेसीज कहाँ से हो चुका है, फिशेस कहाँ से आए, ह्यूमन बीइंग का जो ओरिजिन है वो क्या था. अब ह्यूमन बीइंग के स्पेसीज जो है पहले या फिर एयर में आए, वाटर में आए, कैसे आए, ये सब इसने स्टडी किया. और नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल थियरी ऑफ सिलेक्शन क्यों बोला है इसने यहाँ पे, ये सब बातें इसने नेचुरली कैसे होती है वो ऑब्जर्व किया. Therefore, it is called as natural theory of selection. Selection means selected species ऐसे होते हैं कि जो आगे ग्रोथ एंड डेवलप करते हैं या फिर खुद की बॉडी को सर्वाइव करते हैं वहां पे. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ आपको ह्यूमन बीइंग का बताते हैं, वो जल्दी समझ में आएगा. ओके, सो दिस इज द एग सेल, या फिर आप लोग इसको बोलते हो फीमेल गमेट. ओके, सो इसके साथ फ्यूजन होने वाला है मेल गमेट का. और स्पर्म सेल्स, मेल गमेट और स्पर्म सेल्स, अब यहां पे फीमेल गमेट तो एक ही है. अब लग गई कंपटीशन मेल गमेट में, स्पर्म सेल्स में. ये देखो, ये जो है ना ओवा, इट इज कॉल्ड एज ओवा और एग सेल. सो इस पूरे एटमॉस्फेयर में आएंगे स्पर्म सेल्स, ये ऐसे आ गए पूरे, ऐसे इसके सर्कल में आ जाएंगे. लेकिन इनमें भी चल रहा स्ट्रगल, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. क्यों चल रहा स्ट्रगल इनमें, क्योंकि इनको पता है जो आगे जाएगा वही इसके साथ फ्यूज होगा. जो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेगा, ज्यादा एफर्ट्स लेगा, वही टॉपर रहेगा. सीधी सी बात है. स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कर रहे हैं हम लोग. 10th में टॉपर लाना है, 11th में अच्छे से पढ़ाई करनी है, मेडिकल इंजीनियरिंग करना है, उसमें भी टॉपर करना है, फिर जाना है कोई भी जेई नीट वगैरह करना है. ओके, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब, स्ट्रगल ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस कर रहे हैं. लेकिन ये तो हमारी बात हो गई, स्टूडेंट लाइफ की बात हो गई. लेकिन इसने क्या किया, डार्विन ने नेचुरली ये बात ऑब्जर्व की कि यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल आप ले लो मैंगो का प्लांट. ये जो मैंगो की ओरिजिनल वैरायटी है अभी के टाइम जो मार्केट में आते हैं, ओरिजिनल तो कम आएंगे लेकिन आपको हाइब्रिड वैरायटीज ज़्यादा दिखेंगी यहाँ पे. ओके, सो ये जो हाइब्रिड वैरायटीज है, लोगों को समझता नहीं, लोगों को लगता है भाई मैंगो है, घर पे लेके जाना है, खाना है, बस बात खत्म. हम लोग जो होते हैं ना, देखते हैं कौन सी वैरायटी है, टेस्ट कैसी है, टेक्सचर क्या चेंज हो चुका है, कलर क्या है इसका, पिछले साल कैसा था, उसके पहले कैसा था, अब इस बार जो आ चुका है वो कैसा है. आप लोग सिर्फ रेट देखते हो, लेकिन मैं तो इतना डिटेल जाती हूँ. तो फिर क्या होता है यहाँ पे, ये जो मैंगो वैरायटी है, ओरिजिनल प्लांट जो था, ये ओरिजिनल प्लांट अभी तो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं मार्केट में. तो फिर ये प्लांट क्या करेगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसको खुद को
प्रूव करना है, खुद का जो उसका एग्जिस्टेंस है वो उसको बना के रखना है, इसके लिए वो स्ट्रगल करेगा, चाहे कैसा भी एटमॉस्फेयर हो, इरेगुलर रेनफॉल हो, एक्सट्रीम हॉट कंडीशन हो या फिर एक्सट्रीम विंटर कंडीशन हो, ये सब कर रहा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और ये सब ऑब्जर्व किया डार्विन ने नेचुरल थियरी ऑफ सिलेक्शन में। हर कोई ऑर्गेनिज्म खुद की ग्रोथ, खुद की डेवलपमेंट या फिर खुद की नई जनरेशन लाने के लिए स्ट्रगल करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइव करना चाहता है। यहाँ पे ये जो स्पर्म्स थे इतने सारे, उसमें से कोई तो भी एक होगा जो इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होगा in future that get fuses with egg cell to form diploid zygote. Egg cell is the haploid, male gamete haploid, female gamete haploid cell, and both fuse to form diploid zygote. तो यहाँ पे ये तो नहीं, ये तो मैंने एज ए एग्जाम्पल बताया आप लोगों को, लेकिन डार्विन ने जो थियरी की है नेचुरल सिलेक्शन जो किया है यहाँ पे, उसने नेचुरली ये सब देखा कि प्लांट में ये कैसे होता है, एनिमल में ये कैसे होता है। सर्वाइव क्यों करना चाहिए हम लोगों को, ये जो सारी स्पीसीज है प्लांट या एनिमल की, इन्होंने सर्वाइव क्यों किया होगा, या फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्यों किया होगा, यहाँ पे बता सकते हो? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये जो मैंगो प्लांट है हर कंडीशन में भाई सेट रहना ही है मुझे, इसकी वजह से ये स्पीसीज जो है आगे एज इट इज रहेगी। अगर ये कोलैप्स हो गया तो ओरिजिनल वैरायटी गई। इसका मतलब ये खुद को प्रूव कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसको खुद की जनरेशन आगे लेके जानी है, इवोल्यूशन करना है। अगर ये यहाँ पे कोलैप्स हो गया तो ओरिजिनल वैरायटी गई। यहाँ पे कोई भी स्पर्म अगर फ्यूज नहीं होता है तो सिर्फ एक सेल ही रहेगा, डिप्लॉइड ज़ायगोट नहीं तैयार होगा। वहां पे कंपटीशन रहनी चाहिए। 20 में से 19 अगर मार्क्स मिलते हैं तो किसी को 19, किसी को 18, 17 ऐसी कंपटीशन चाहिए। कभी जाके आगे ये भी हो सकता है 19 वाला बच्चा 17 पे आएगा, 17 वाला 19 पे जाएगा, या 15 वाला 20 या 15 वाला 20 पे भी जा सकता है। ओके, सो वहां पे आप लोगों को इसने बताया डार्विन ने कि हाउ नेचुरल सिलेक्शन कैसे करना है। ये थियरी इसने क्यों बताई? क्योंकि वो जो स्पीसीज है वो स्ट्रगल कर रही है एग्जिस्टेंस के लिए, खुद को प्रूव कर रही है, और सिर्फ एग्जिस्टेंस नहीं, उसको उसकी जनरेशन आगे लेके जानी है, उसको इवोल्यूशन करना है। ये जो डार्विन की थियरी है नेचुरल सिलेक्शन, इट इज रिलेटेड विथ इवोल्यूशन। यानी हर जो नई स्पीसीज तैयार होगी, हर स्पीसीज में आएगा इवोल्यूशन। ओके, दिस इज अबाउट डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और यहां पे एक टर्म आपको बतानी रह गई बाकी, दैट इज द कनेक्टिंग लिंक। Connecting link. What is mean by connecting link? Connecting link means, suppose for example आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, 9th का क्लास, 8th का क्लास। ओके, अब यहाँ पे जो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 10th का नॉलेज हायर है एज कंपेयर टू 9th स्टैंडर्ड, 9th का नॉलेज हायर है एज कंपेयर टू 8th स्टैंडर्ड, और 8th स्टैंडर्ड अभी है बेसिक लेवल पे। ठीक है, तो फिर 8 और 10 स्टैंडर्ड जो है, इन दोनों के बीच जो क्लास आएगा दैट इज द 9th स्टैंडर्ड। सो यहां पे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि 9th स्टैंडर्ड इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन 8 एंड 10th। ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और न्यू जनरेशन, ये तीन जो जनरेशन है, इसमें कनेक्टिंग लिंक कौन सी आएंगी? पेरेंटल जनरेशन। तो यहां पे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे डेवलप हुए, आइदर इन केस ऑफ प्लांट और इन केस ऑफ एनिमल।
ऐसे डेवलप हुए यहाँ पे कि उनमें कुछ ना कुछ कनेक्टिंग लिंक थी। अगर आप लोग यहाँ पे फिश का एग्जाम्पल और लेते हो सैलामेंडर, ये हम लोग डिटेल में जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में। वहां पे ये वर्ड नहीं आया तो भी इसका यूज वहां पे ज्यादा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में। प्लांट में प्लांट की स्टडी कनेक्टिंग लिंक बताते हैं और एनिमल में ये। सो यहाँ पे ये जो दो एनिमल्स हैं फिश एंड सैलामेंडर, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है। 10th वाले बच्चे 8 का नॉलेज ले चुके हैं, 9th वाले भी 8 का ले चुके हैं, लेकिन 9th वालों के पास 10th का नॉलेज नहीं है और 10th वालों के पास जो नॉलेज है वो 8 और 9 के पास दोनों के पास नहीं है। इसका मतलब देयर आर सम सिमिलरिटीज एंड सम वेरिएशंस। फिर से वही आ गया, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जहां से स्टार्ट किया था एंड वही तक आ गया। अर्थ इज राउंड एंड राउंड, घुमा फिरा के वही आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक मीन्स अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं तो उनके बीच में एक ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो दोनों के कैरेक्टर्स साथ में लेके आता है। सम सिमिलरिटीज, सम डिफरेंसेस, और आगे जाके वो जो कैरेक्टर है बीच वाला जो कनेक्टिंग लिंक है उससे फिर और एक नया कैरेक्टर डेवलप होगा या नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। इट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग जो इवोल्यूशन हो चुका है, उस इवोल्यूशन में बहुत सारे चेंजेस है। शायद आप लोगों को हिस्ट्री में भी आएगा, इवोल्यूशन के स्टेप्स रहते हैं, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, नियोनैट्रल के स्टेज वगैरह से। ये जो है ना, ये आपको 12th स्टैंडर्ड बायो में है। हाँ, इसमें सिर्फ डायग्राम्स दिखाया है, लेकिन जो 12th स्टैंडर्ड में वो हम लोग जाएंगे डिटेल में बाद में, बायो। ओके, सो कनेक्टिंग लिंक। जो सीबीएसई वालों का जो है ना सिलेबस, उसमें कुछ लॉज दिए, कुछ नहीं सिर्फ एक ही दिया है। वैसे तो मेंडल ने बहुत सारे लॉज तैयार किए, मैं उसमें से जो आपके टेक्स्ट बुक में सीबीएसई की में वो बताती हूँ मैं आप लोगों को। दैट इज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेड कैरेक्टर मीन्स कॉन्ट्रास्ट अलग होता है, कॉन्ट्रास्ट मीन्स डिफरेंट, इनहेरिटेड मीन्स कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पैरेंटल जनरेशन टू यंग वन। जो पैरेंटल जनरेशन से यंग वन तक आ चुका है, ओके, इट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेड कैरेक्टर। ओके, सो यहाँ पे मेंडल ने एक लॉ तैयार किया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसका कहना ये था मेंडल का कि यहाँ पे उसने जो प्लांट की स्टडी की है, आइदर पी प्लांट की उसने जो स्टडी की है, उसमें इसने बताया सम कैरेक्टर्स ट्रांसफर एज इट इज और सम कैरेक्टर्स शोज वेरिएशंस। इसका मतलब लॉज ऑफ इनहेरिटेंस चलता है। उसने तो पी प्लांट पे स्टडी कर दिया, लेकिन ये जो है ना, ये सभी ऑर्गेनिज्म को लागू होता है। यहाँ पे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इसको बोलते हैं कि ये जो इनहेरिटेंस है, कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे, चाहे वो एज इट इज हो या फिर उसमें वेरिएशंस हो। ओके, तो उसने उस लॉ को नाम दे दिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और एक लॉ बनाया उसने, उसका नाम आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंट कैरेक्टर, जो कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, जिसका स्टेटस सबसे ज्यादा है, स्ट्रांग है, दूसरों को डोमिनेट करता है। डोमिनेंस कैरेक्टर, उसका मतलब
उसने ये कहा था मेंडल ने कि जो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा वो आगे वाले को रिसेसिव बना के रहेगा। मैं खुद डोमिनेंट हूं, मैं आपको डोमिनेट करूंगा, यानी इसका मतलब मैं जो हूं डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस चलता है, नेचर में है। देखो फॉरेस्ट में समझो ग्रुप ऑफ टाइगर है, वहां पे अगर कोई अकेला एनिमल ले लेते हैं, नॉट ह्यूमन बीइंग, ओके, कोई भी अगर अकेला एनिमल उस ग्रुप में जाने की कोशिश करे, बाहर जा भाई तू, हकाल देंगे उसको, क्योंकि ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो कर रहे हैं। हम लोगों की क्वांटिटी ज्यादा है, ये लोग मिला के उसको डोमिनेट करेंगे, उसको निकाल देंगे या उसका हंटिंग कर लेंगे सारे मिलके। लॉ ऑफ डोमिनेंस इन केस ऑफ प्लांट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपके घर में एक पॉट में आपने रोज प्लांट लगाया है, ओके, ये वाला पॉट है, यहाँ पे आपका वो रोज प्लांट है, ठीक है। ये जो सॉइल है, सॉइल की लेयर, यहाँ पे ऐसे वीड्स आ चुके हैं। व्हाट इज मीन बाय वीड्स? अनवांटेड ग्रास बोलते हैं उसको, जो नेसेसरी नहीं है। ये जो रोज प्लांट है ना, इसका सारा न्यूट्रिशन वही एब्जॉर्ब कर रहे हैं वीड्स, तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। इसका मतलब ये सब मिला के इसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का नंबर ज्यादा है, हम लोग जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आप इसको जो प्रोवाइड करेंगे वही न्यूट्रिशन हम भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हमारी भी ग्रोथ हो रही है। एक टाइम आता है फिर इस रोज प्लांट में ना फ्लावरिंग आती है ना उसकी ग्रोथ होती है, क्योंकि हम लोगों ने उसका वीडिंग किया ही नहीं। वीडिंग मीन्स उसमें जो वीड्स बढ़ चुके थे वो निकालने पड़ते हैं, है ना। वो अगर नहीं निकाले तो सारे न्यूट्रिएंट्स वही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनकी हो गई मेजॉरिटी, वो भी लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो कर रहे हैं, तो रोज प्लांट की ग्रोथ होगी नहीं। अगर वो वीड्स आप निकाल लेते हो, उसको प्रॉपर फर्टिलाइजर प्रोवाइड करो, वाटर प्रोवाइड करो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो, उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। इसका मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो नेचर में फॉलो होता है, और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी फॉलो होता है। मैंगो का प्लांट अगर आप लगाओगे, उसको फ्रूट्स मैंगो ही आएंगे, और वो फ्रूट, उसके जो सीड्स है वो फिर से सोइंग करोगे तो उससे भी मैंगो प्लांट ही तैयार होंगे। मैंगो प्लांट से कभी रोज प्लांट तैयार नहीं हुआ है, या रोज से फिर कभी जस्मीन तैयार नहीं हुआ है, या जस्मीन से कभी मोगरा नहीं, मोगरा से कभी लोटस नहीं, लोटस से कभी हिबिस्कस नहीं, ओके। सो यहां पे जो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है या फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ये फॉलो हो रहा है इन केस ऑफ मेंडल। मेंडल की केस में उसका कहना ये है कि मैंगो का प्लांट लगाओगे तो मैंगो के ही सीड्स फ्रूट्स आएंगे, और अगर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग है तो जो जनरेशन तैयार होगी वो न्यू यंग वन होंगे, बेबी जिसको हम बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग होंगे वो, ओके। सो यहाँ पे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ डोमिनेंस ये दोनों हम लोग देख चुके हैं। और फिर एक वर्ड आपके लेसन में आया, दैट इज द ट्रेट। ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट। ट्रेट मीन्स इनहेरिटेड ट्रेट, सीबीएसई वालों के टेक्स्ट बुक में ये वर्ड है, ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट। ट्रेट मीन्स कैरेक्टर, इनहेरिटेड कैरेक्टर एज इट इज ट्रांसफर हो रहा है। फिर से वही, सभी साइंटिस्ट का कहना एक ही है, इनहेरिटेंस, लेकिन हर किसी की थियरी अलग है, हर किसी का वे ऑफ स्टडी अलग था। उनका वे ऑफ स्टडी अलग था, इसलिए हमको भी वैसे स्टडी करना पड़ रहा है।
मेंडल ने जेनेटिक्स में लिया, स्टडी किया, उधर डार्विन गया नेचुरल सिलेक्शन में। किसी ने वहां पे एक लैमार्क नाम का भी साइंटिस्ट था, उसने खुद की थियरी बना दी, इट इज कॉल्ड एज लैमार्किज्म। ये भी है आप लोगों को। लैमार्क, उसकी थियरी में क्या है पता है? स्टेट में शायद। ओके, सो जो अक्वायर्ड कैरेक्टर्स है उसमें कप में आ चुके हैं वो कैरेक्टर्स, वो जो अक्वायर्ड कैरेक्टर्स है वो एज इट इज ट्रांसफर होंगे, ये बोलना था लैमार्क का। इसलिए उसने उस थियरी को नाम दे दिया लैमार्किज्म। सभी का कहना एक ही था, इवोल्यूशन हेरिडिटी, लेकिन उसमें स्टडी तो 3-4 करने हैं। डार्विन भी लेना है, लैमार्क भी लेना है, मेंडल भी साथ में लेना है। तो यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग जहाँ से हमने आज का लेक्चर स्टार्ट किया था, फ्रॉम डीएनए आरएनए, आरएनए का जो कोडिंग होता है या फिर प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो कैसे होता है, वो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी का जो ये 2 आवर का लेक्चर था, मैंने सिर्फ एज अ इंट्रो रखा है। डरो मत, लेसन ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है, शॉर्ट में ही कंप्लीट होगा। इंट्रो मैंने इसलिए दिया था क्योंकि लेसन वहाँ पे जो है एटलीस्ट अगर छोटा भी रहा, एक्सप्लेनेशन उसमें कम भी आया, तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इंट्रो तो 2 घंटे का चला था, इंट्रो में तो ये सब आ चुका है। इसका मतलब लेसन में जो था उसकी बेसिक आइडिया आपके दिमाग में आ गई। ओके, सो स्टेट वालों का अलग है, इनका अलग है, सीबीएसई का अलग है। तो सिर्फ एक बात कॉमन रखेंगे हम लोग, जो क्रॉसिंग करेंगे मेंडल का। ओके, उसके जो एग्जांपल्स लेंगे, पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस के लेंगे, वो जो क्रॉसिंग करोगे वो सबके लिए कॉमन रहेंगे एग्जांपल्स। ओके, एनी प्रॉब्लम? 15 मिनट्स बाकी है अभी। What is mean by sex determination? Sex determination? What is mean by sex determination? जेंडर, जिसको हम बोलते हैं ना, एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग फिलअप करते हैं उस टाइम जेंडर आइदर मेल और फीमेल। ओके, वो मैंने इन लोगों को बता चुकी हूँ। म्यूटेशन, क्रोमोसोमल चेंजेस इन द बॉडी, आइदर 45 और 47। ओके, सो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स कि कौन जज करता है, आइदर इट इज मेल और फीमेल इन केस ऑफ पेरेंट्स। तो ह्यूमन बीइंग में ये जो है ये जज किया जाता है फ्रॉम मेल, क्योंकि वहां पे होती है वैरायटी एक्स वाई की। इन केस ऑफ फीमेल तो वैरायटी है ही नहीं, एक्स एक्स, गमेट्स दोनों सेम है। ओके, पता है आप लोगों को शायद एक्स वाई और एक्स एक्स, यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे एक्स एक्स, ये क्रॉसिंग एक्स एक्स चांसेस ऑफ फीमेल बेबी, देन दिस वन एक्स वाई एंड दिस वन एक्स वाई, चांसेस ऑफ मेल। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि ब्लेम यहाँ पे होता है, बट एक्चुअल जो बायो स्टडी करते हैं ना उनको पता है रिस्पॉन्सिबल ये है। जो रिजल्ट आ रहा है इसकी वजह से आ रहा है, नॉट दिस वन। ये तो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्या करें, वेराइटीज नहीं है। होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज होमोलोगस पेयर। होमो मीन्स सिमिलर,
इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम की, जो आप सेक्स क्रोमोसोम बोल रहे हो, और इन केस ऑफ मेल इट इज ए हेट्रोलोगस क्रोमोसोम. हेट्रो मीन्स डिफरेंट, वेराइटी या डिफरेंट क्रोमोसोम कहां पे है? इन केस ऑफ मेल है. और यहां पे इसका फ्यूजन किसके साथ होगा उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, आइदर मेल और फीमेल. उसमें चांसेस 50-50% होते हैं. ये जो है ना, यहाँ पे देखो आप XY के 2 तैयार हो चुके हैं, 2 ऑफस्प्रिंग यहाँ पे. इसको आप बोलते हो मेल एंड दिस वन इज फीमेल. तो चांसेस यहाँ पे 50-50% आते हैं. लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं वहां पे वैरायटी यहाँ पे है, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम, डिफरेंट क्रोमोसोम्स. और ये आता है सेक्स डिटर्मिनेशन में. अब ह्यूमन बीइंग में यहाँ पे जो मेल के जो क्रोमोसोम्स है वो है हेट्रोलोगस. लेकिन अगर आप स्टडी करते हो बर्ड्स या फिर इंसेक्ट की, स्पेशली इन केस ऑफ बर्ड, तो वहां पे जो फीमेल होते हैं उसके जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं XO. मेल में अलग होते हैं, मेल में सेम होते हैं. यहाँ पे मेल में आता है होमो इन केस ऑफ बर्ड, और इन केस ऑफ फीमेल आता है हेट्रो. इन केस ऑफ बर्ड्स तो वहां पे यहाँ पे फीमेल डिसाइड करेगी कि जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होने वाला है आइदर इट इज मेल बर्ड और फीमेल बर्ड. क्रोमोसोम जिनके बॉडी में जैसे है वैसे वो क्रॉसिंग होगा. अब ह्यूमन बीइंग में मेल में ये वैरायटी है, हेट्रो है, तो बर्ड्स में अलग है, फीमेल में हेट्रोलोगस है वहां पे क्रोमोसोम. ओके, सो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म चेंज होता है. आप इंसेक्ट का ले लो अलग रहेगा, बर्ड का ले लो अलग रहेगा, ह्यूमन बीइंग का अलग रहेगा. ओके, हर ऑर्गेनिज्म में जो होता है कभी किसी इसमें मेल हेट्रोलोगस रहेगा, किसी इसमें फीमेल हेट्रोलोगस रहेगा. ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म चेंज होता है. बट इन केस आप सारे ह्यूमन बीइंग अगर कंसीडर करते हो तो वहां पे मेल ही हेट्रोलोगस है, या इन केस बर्ड्स अगर सारे आप लेते हो तो वहां पे फीमेल ही हेट्रोलोगस है. यानी ऐसे नहीं कि ये वाला बर्ड अलग, वो वाला बर्ड उसमें मेल इसमें फीमेल, ऐसे नहीं. मैं सारे जो कंबाइन एक उनकी जो यूनियन है ना उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पे. और इनहेरिटेड कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वहाँ पे. शायद आप लोगों को पहले किसी लेसन में आ चुका होगा ये, है ना.